इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि वीर प्रताप के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह एक जमींदार था और आसपास के गांवों की ज़मीनें उसके कब्जे में थीं, क्योंकि वह लोगों के साथ छल कपट करता था और उनकी सारी ज़मीनें कब्जा कर लेता था। उसे अपने लिए उसने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया था। फिर उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी उसके साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही सोच रही थी कि उसकी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई है, एक बहुत ऊंचे ख़ानदान में हो गई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति ने यह सारी धन दौलत किस तरह हासिल की है। लेकिन एक दिन उसे सच्चाई का पता चल गया। जब एक सुबह वीर प्रताप और उसकी पत्नी नाश्ता कर रहे थे, तो बाहर से एक औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वह औरत वीर प्रताप को बद्दुआएं दे रही थी। वीर प्रताप ने नौकर से उसे वहां से भगाने के लिए कहा, लेकिन वह औरत नौकर की बात नहीं मान रही थी और उसने नौकर का सर फोड़ डाला। इस घटना के बाद वीर प्रताप की पत्नी खामोश थी, क्योंकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसने वीर प्रताप से कोई सवाल नहीं किया। आखिर वीर प्रताप खुद अंदर आकर अपनी सफाई देने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, ये शायद मेरे दुश्मनों की तरफ से भेजी हुई कोई औरत है। यहाँ पर मेरे विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, पर शायद उन्होंने ही इसे पैसे देकर यहाँ मुझे बदनाम करने के लिए भेजा हो। वीर प्रताप की पत्नी फिर भी चुप रही, लेकिन वह सच्चाई जानना चाहती थी। इसीलिए वीर प्रताप की पत्नी उस औरत के घर का पता किया और उससे मिलने चली गई। तो वीर प्रताप की पत्नी के पैरों तले ज़मीन निकल गई जब उस औरत ने वीर प्रताप की सच्चाई उसके सामने रखी। वह औरत विधवा और गरीब औरत थी। प्रताप ने उसकी 1 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि उसकी एक बच्ची बीमार थी, अपाहिज थी। यह जानकर वीर प्रताप की पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह एक ऐसे इंसान की पत्नी है जो दूसरों की चीज़ों पर नाजायज़ कब्जा करता है, किसी का हक छीनता है, उस पर अपना हक जमाता है। घर पहुंचने के बाद वीर प्रताप की पत्नी ने अपने पति से उस औरत के बारे में सवाल किया। पहले तो वह पत्नी से बात को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर कि या तो आप उस औरत की ज़मीन वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वीर प्रताप ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और पत्नी को घर से निकाल दिया और अगले ही दिन उसे तलाक के कागज़ भिजवा दिए और अपनी पत्नी को तलाक दे दी। उसके बाद वीर प्रताप की मां ने जल्दी ही वीर प्रताप की दूसरी लड़की से शादी कर दी। वीर प्रताप की दूसरी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पति की कमाई कैसी है। वह तो वीर प्रताप का बड़ा सा बंगला और धन दौलत देखकर बहुत खुश थी। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी से उसको एक बेटा पैदा हुआ। समय गुजरा, वीर प्रताप का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वह बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसने अपने पिता का सारा व्यवहार अपनी आंखों से जो देखा था। वीर प्रताप की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसे अपने पास बुलाती रहती। लेकिन अमन अपनी दादी के पास बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि वह बीमार जो थी, वह लगातार खांसती रहती थी। उनको टीबी की बीमारी लग गई थी। जब वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, चलने फिरने से भी अपाहिज हो गई, तो वीर प्रताप ने अपनी माँ को अस्पताल में भेज दिया और उनके लिए एक नर्स लगा दी जो उनका ख्याल रखती। हर महीने वीर प्रताप एक मोटी रकम अपनी माँ के इलाज और उनकी देखभाल के लिए अस्पताल में देता था, लेकिन खुद कभी अपनी माँ के पास नहीं जाता था। उसके पास अपनी माँ के लिए समय ही नहीं था। लेकिन दूसरी ओर उसकी माँ हमेशा अपने पोते, अपने बेटे को याद करके रोती रहती, कहती कि एक बार मेरा बेटा और मेरा पोता मुझसे आकर मिल ले। लेकिन वह दोनों अस्पताल नहीं गए और एक दिन वीर प्रताप की माँ की मौत हो गई। वीर प्रताप की दूसरी पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा रहता था, इसीलिए काफ़ी समय पहले उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी वही किया था जो उसने अपनी पहली पत्नी के साथ किया था। उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। वीर प्रताप खुद को बहुत समझदार समझता था। वह सोचता था कि वह लोग बेवकूफ़ हैं जो अपनी दौलत और अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर सके। अब अमन बड़ा हो रहा था। उसकी ज़िद थी कि वह विदेश में जाकर पढ़ाई करे। वीर प्रताप ने दूसरों की ज़मीनें जब्त करके जो धन दौलत कमाया था, उसी से अपने बेटे की परवरिश की और पढ़ाई की। अमन कनाडा चला गया था अपनी पढ़ाई के लिए,
लेकिन उसे तो कनाडा की हवा लग गई थी। वह वहाँ पर ऐसा गया कि फिर वापस ही नहीं आया। वीर प्रताप बार बार उसे बुलाते रहे कि अपने पिता से आकर मिल लो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन वह नहीं आता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि वीर प्रताप की आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। अब शायद उनका अंतिम समय चल रहा है। वीर प्रताप का बेटा अमन भी धन दौलत से ऐसे ही मोहब्बत करता था जैसे उसके पिता। इसीलिए जब उसे पता चला कि उसके पिता का अंतिम समय चल रहा है तो उसने अपने देश लौटने की सोची। अब देखिए आगे क्या होता है। वीर प्रताप अब बूढ़ा हो चला था। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी जो पहले हुआ करती थी। अब वह थक गया था, लेकिन फिर भी उम्र के इस हिस्से में भी वीर प्रताप के लालच में कोई कमी नहीं आई। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। वही मिसाल वीर प्रताप के लिए थी। अब उसने लोगों के साथ बेईमानी करना नहीं छोड़ी। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने जो हराम पैसा कमाया था, लोगों के साथ छल कपट करके, उनकी ज़मीनें, उनकी दौलत हड़प करके जो पैसा उसने इकट्ठा किया, उस पैसे से ही उसने अपने बेटे अमन को कनाडा भेजा। ये अमन की इच्छा थी कि वह विदेश में जाकर पढ़ाई करे और फिर अपने सपनों को पूरा करे। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसने बाहर के कई देशों में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। और फिर एक दिन उसका लेटर मिला जिसमें उसे एडमिशन के लिए परमिशन मिल गई थी। यह कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी और फिर अमन पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया। वीर प्रताप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। वह खुद को एक कामयाब इंसान समझता था। वह यही समझता था कि बेवकूफ़ तो वह लोग हैं जो अपने माल और दौलत की सुरक्षा नहीं कर पाए, और ऐसे लोगों की दौलत पर कब्जा करके मैं आगे आ गया हूँ। मगर वह भूल चुका था कि इंसान जितना भी कमा ले, जितना भी किसी पर जुल्म कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उस पर जबल ज़रूर आना होता है। वीर प्रताप के बेटे से फ़ोन पर ज़रूर बात होती थी, लेकिन अमन तो अपने पिता से शायद बात भी नहीं करना चाहता था। वह कम ही बात करता। अमन तो ऐसा कनाडा गया कि लौटा ही नहीं, जबकि वीर प्रताप अपने बेटे से यही कह रहे थे कि एक बार चक्कर लगा लो और आकर मुझसे मिल लो। हमारी इधर काफ़ी ज़मीनें हैं। मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। लेकिन कई साल गुजर गए, वह वापस नहीं आ रहा था। वीर प्रताप की को आंखों की बीमारी हो चुकी थी। हालांकि उसने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, लेकिन उसकी आंखों में काला मोतिया था जो हद से बढ़ चुका था और उसकी रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और फिर एक दिन उसने रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और वीर प्रताप अंधा हो चुका था। वीर प्रताप के वकील ने अमन को फ़ोन किया और उसे बताया कि आपके पिता की आंखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है। वह आपसे मिलना चाहते हैं, जायदाद के बारे में भी बात करना चाहते हैं। इसीलिए आप वापस आ जाइए, भले ही कुछ दिनों के लिए, फिर वापस चले जाइएगा। अमन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलना शुरू किया था। अपने पिता की तरह ज़िंदगी को देखते हुए वह यही समझता था कि ये रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, असली चीज़ माल और दौलत है, और माल दौलत की मोहब्बत में ही वह वापस आया था। हालांकि वह 10 साल के बाद वापस आया था, लेकिन अपने पिता की मोहब्बत में बिल्कुल नहीं आया था। इस सारी जायदाद और ज़मीनों के लिए वापस आया था जो उसके पिता ने लोगों से लूटी थी। जब वह वापस आया तो एक होटल में रुका। वह सीधा अपने पिता के पास नहीं गया, जबकि उसका पिता आधा पागल सा हो चुका था। अपने बेटे की याद में अपने नौकरों से बार बार पूछता रहता था कि अमन कहाँ है, मेरा बेटा अमन अभी तक क्यों नहीं आया। नौकर और वकील उससे यही कहते थे कि वह आपकी खातिर ही वहाँ से वापस आ रहा है, और उसे तसल्लियाँ देते रहते। लेकिन अमन सबसे पहले अपने दोस्तों से मिला। फिर जब सारे दोस्तों से मुलाकात कर ली, फिर वह अपने पिता से मिलने उनकी हवेली के लिए निकला। लेकिन वह जैसे ही घर के अंदर गया तो एक अजीब सी गंध उसको महसूस हुई। वह अपने पिता को देखकर हैरान था। इन 10 सालों में उसका पिता बहुत बदल चुका था। वह पहले की तरह वीर प्रताप बिल्कुल नहीं दिखता था। जिसकी पर्सनैलिटी, उसका दबदबा सब खत्म हो चुका था। बाल बिखरे हुए थे। वह वीर प्रताप के बारे में भी सब जानते थे कि वह कैसा था, उसका बर्ताव अपनी माँ के साथ कैसा था। उसे भी अब वही मिल रहा था जो उसने अपनी माँ के साथ किया। वह वीर प्रताप के बारे में भी सब जानते थे कि वह कैसा था।
6 महीने तक उसकी हॉस्पिटल में माँ पड़ी रही, लेकिन उसने अपनी माँ की सेवा बिल्कुल नहीं की, यहाँ तक कि दूर से उसको पूछा तक नहीं। अमन एक आदमी को जानता था जिसकी आवाज़ बिल्कुल उससे मिलती थी, यहाँ तक कि अगर एक पर्दे के पीछे दोनों बोलते तो कोई इनमें फ़र्क नहीं बता सकता था। वह राम सिंह के पास गया। राम सिंह बेरोज़गार था। उसने राम सिंह से कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, उस काम का तुम्हें अच्छा खासा हर महीने रुपया मिलेगा। राम सिंह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अमन से पूछने लगा कि मुझे करना क्या होगा। उसने कहा, तुम तो जानते हो कि मेरे पिता अंधे हो चुके हैं, तुम्हें बस उनका ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन अमन बनकर। यह सुनकर राम सिंह हैरान हुआ और कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अमन ने कहा, यार मैं कनाडा जा रहा हूँ। मैं तो यही समझ रहा था कि पिताजी का आखिरी समय करीब है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं वापस कनाडा जा रहा हूँ। जब तक मेरे पिताजी की सांसें हैं, बस तुम उनकी सेवा करते रहना, लेकिन उन्हें किसी हाल भी ये शक ना हो कि तुम राम सिंह हो, अमन नहीं। मैंने घर के सारे नौकरों को भी कह दिया है कि वह इस बात का ख्याल रखेंगे। किसी हाल पिताजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वकील साहब को भी समझा दिया है, वह सब समझदार हैं और मेरी बात समझते हैं। राम सिंह उसकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ। अमन वापस चला गया और राम सिंह अमन बनकर वीर प्रताप की सेवा करता, उनको नहलाता, नए कपड़े पहनाता था, उनके खाने पीने का ख्याल रखता, अपने हाथ से ही उन्हें खाना खिलाता, यहाँ तक कि उनकी गंदगी भी साफ करता। वीर प्रताप उसे अपना बेटा समझते हुए दिल से दुआएं देते और गर्व से अपने वकील और नौकरों से यही कहता कि मेरा बेटा मेरा बहुत आज्ञाकारी है, मेरी खातिर वह वापस आया है ताकि इस उम्र में अपने पिता की सेवा कर सके। उसकी यही बात सुनकर नौकर हैरान होते, लेकिन वे मजबूर थे, सच्चाई नहीं बता सकते थे। वीर प्रताप राम सिंह को अपने कमरे में बिठाकर उससे कई घंटों बातें किया करता था और राम सिंह भी वीर प्रताप की बातें बड़े ध्यान से सुनता और समझता था। वीर प्रताप उससे बातें करते हुए कहता, बेटा, ज़िंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आखिरी समय में मैं अपनी माँ की सेवा भी ना कर सका और लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में लगा रहा। मैं लालच में अंधा हो चुका था, लेकिन मरने से पहले मैं सारे लोगों को उनकी ज़मीनें वापस करना चाहता हूँ। शायद मुझे इस वजह से माफ़ी मिल जाए। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उन्होंने अपने सारे नौकरों को जमा किया, वकील को भी बुलाया, कहा कि मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरे बेटे को बुलाओ। राम सिंह उसके सामने आया तो उसने राम सिंह को अपने पास बिठाया, उसके हाथों को चूमा और कहने लगा, मैं अंधा ज़रूर हूँ, लेकिन लोगों की पहचान ज़रूर कर सकता हूँ। जिस दिन तू मुझसे मिलने आया था, मुझे गले से लगाया, उसी दिन मैं पहचान चुका था कि तू अमन नहीं। मैं अपने बेटे की खुशबू अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन तू जो भी है, दरअसल तू ही मेरा बेटा है। 1 साल तक तूने मेरी सेवा की, तुझे जो भी मिलता रहा वे बहुत कम है। इस सेवा के बदले मैं असली मुआवजा तुझे देने जा रहा हूँ। अपनी सारी जायदाद का तुझे वारिस बनाकर जा रहा हूँ और वकील इस बात का गवाह है। जब उस नालायक अमन को मैंने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, मैंने इन सारी ज़मीनों और प्लॉट्स के बारे में वकील साहब को बता दिया है, जो मेरी नहीं, जिस पर मैंने कब्ज़ा किया, वह सारे प्लॉट और ज़मीनें उनके असली वारिसों को लौटा देना। मेरी बाकी जायदाद का तू ही वारिस है। घर, अपनी सारी गाड़ियाँ और ज़मीनें, सब कुछ तुझे सौंप रहा हूँ। बस मेरी बख्शिश के लिए दुआ करते रहना और दुआ करना कि ऐसी औलाद किसी को ना दे जैसी मुझे मिली, जो 10 साल बाद वापस आया, लेकिन अपने पिता को छूना भी ठीक नहीं समझा। ये कहते हुए वीर प्रताप इस दुनिया से चल बसा। उनकी वसीयत में भी ये लिखा था कि अमन को मेरी मौत की खबर भी नहीं देना, और किसी ने भी उसके पिता की मौत की खबर उसको नहीं दी। वीर प्रताप का अंतिम संस्कार का समय था। जब राम सिंह अपनी जगह से उठा, सारे लोगों से ऐलान करते हुए कहा कि जिसको मेरे पिता से शिकायत है, जिसकी चीज़ जिसको देनी थी, तो आप मुझसे बात कीजिए। किसी को वीर प्रताप की वजह से दिल दुखा हो तो उसे माफ़ कर दें, ताकि उनकी आखिरी मंजिल आसान हो। वीर प्रताप की वसीयत के हिसाब से उसने वह सारी ज़मीन उन गरीब लोगों को वापस लौटा दी और उनके वारिसों को वापस लौटा दी और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो यही इस कहानी की सीख है कि जो कुछ बोया जाता है वही हम काटते हैं।
कहानी अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कहानी देखने के लिए दिल से शुक्रिया।